भी किया है शायद ऐसा। ये है मान लो, इस पे एक ब्लॉक प्लेस्ड है। तो रो वेइंग मशीन में क्या लिखना है, मतलब नोट्स में P इक्वल्स टू mg प्लस ma। नहीं, वेइंग मशीन में लिखना है कि वेइंग मशीन ऑलवेज मेजर्स द नॉर्मल रिएक्शन while and spring balance always measures the tension। ठीक है, ये कि हमें हमेशा फाइंड करना है यहाँ का टेंशन और यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन। अब वो नॉर्मल रिएक्शन एक्सलेटेड अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेटेड है तो n इज इक्वल टू एम जी प्लस ए होगा। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेटेड होगा तो g माइनस ए होगा। समझ गए? वो तो जैसे हम फाइंड करते हैं नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्स कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करना है वेइंग मशीन। बस इतना ध्यान रहना चाहिए कि वो कभी भी ट्रू वेट नहीं बताता है। 10 केजी का है, अगर कोई पर्सन है, मान लो 10 केजी का है, खैर 10 केजी का तो कोई पर्सन नहीं होगा, लेकिन 10 केजी का अगर है और रीडिंग आ रही है 20 केजी, इसका मतलब लिफ्ट किधर जा रहा होगा? ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी, तभी जो है रीडिंग बढ़ जाती है। और अगर ये रीडिंग 5 केजी आ रही है, 5 केजी आ रही है मतलब इसका जो वेट है वो गलत बता रहा है, कम बता रहा है। तो कम तब बताएगा जब वो लिफ्ट डाउन जाएगा। जैसे हम लिफ्ट में थोड़ा नीचे जाते हैं, कभी सडनली नीचे स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा वेट कम लाइट फील होता है। तो रीजन है कि हमारा जो अपेरेंट वेट है वो इस केस में क्या हो जाएगा, इक्वेशन अगर डाउन जाएगा तो ये जी माइनस ए हो जाएगा, तो रीडिंग कम हो जाएगी। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा, अगर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ऊपर, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, एक्सेलेरेशन तो जीरो होगा। एक्सेलेरेशन जीरो होगा तो वो ट्रू वेट ही बताएगा। समझे? तो फाइंड करना होता है हमेशा टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। अब ऐसा है, हमें ये पूछा जाए कि what force must be applied on the what force must be applied on this wedge so that this small m remains at rest with respect to capital M? What force must be applied on capital M so that small m remains at rest with respect to capital M? कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में रहे, कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है, ये जो है फ्री है भाई, ये फोर्स अप्लाई करेंगे ये स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा तो ये कुछ एक्सेलेरेशन जनरेट करेगा, फटाक से ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। तो क्या करते हैं कि हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ कोई ऑब्जर्वर अगर बैठ के देखता है इस ब्लॉक को तो उसके लिए ये ब्लॉक रेस्ट में अपीयर होगा, इक्विलिब्रियम में अपीयर होगा। तो एक तो उसको हमेशा ये फील होगा ही कि भाई mg तो है ही, जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फोर्सेस हैं वो तो दिखाएगा ही। इसके साथ ही साथ क्या, ये एक्सेलेटेड भी है इस डायरेक्शन में, तो वो स्यूडो फोर्स भी दिखाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा ma। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ से क्वेट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम में है तो इसको यहाँ से कांटेक्ट इक्वेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा ma cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो क्या आ जाएगा, tan थीटा, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका mg sin थीटा mg cos थीटा और इसका ma cos थीटा sin थीटा। तो a इज इक्वल टू g tan थीटा। तो इतना एक्सेलेरेशन जनरेट करने के लिए पूरे फोर्स पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, F इज इक्वल टू m प्लस m इंटू जी टैन थीटा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है याद रख सकते हो कि अभी ऐसा कोई सिस्टम होगा तो हमें जी टैन थीटा का एक्सेलरेशन देना होगा, जी टैन थीटा इसके इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करने के लिए फिर से उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। ऐसे जो है तुरंत यहाँ पे बैलेंस कर लिए, बैलेंस करके आंसर आ जाएगा। तो स्यूडो फोर्स हमारे एफर्ट को थोड़ा सा सेव कर लेता है।
ठीक है, तो एच वर्मा में भी स्यूडो फोर्स के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस हैं लास्ट में, और वहां से भी अटेंड कर सकते हो। आया समझ में? तुम लोग के पास टाइम तो मिल रहा है ना? मीटिंग पॉइंट क्या था? अब ये क्वेश्चन को तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं, इसमें दिया हुआ है कि ये फॉल्स फ्रीली, मतलब क्या है? फ्री फॉल होने के लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाए? 0। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हो जाए 0। ये एंगल दिया हुआ है थीटा। बोला है कि इधर से क्या एक्सलेशन से पुल करें सो दैट कि ये फ्री फॉल करे। फ्री फॉल करने का मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए। तो अगर ये इधर जाएगा तो स्यूडो फोर्स इधर आएगा, m इंटू ए। तो जब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा एम ए साइन थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में एम ए साइन थीटा, और इधर है एम जी कॉस थीटा। तो n प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन दिस ब्लॉक लिफ्ट द प्लेन, a इज इक्वल टू जी कॉट थीटा। क्वेश्चन अलग है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा है कि इन द गिवन फिगर एक्सेलेरेशन 15 देन द एक्सेलेरेशन ऑफ बी, ऐसा है, ऐसा है, ये है 37, ये है ब्लॉक। इन द गिवन फिगर द एक्सेलेरेशन ऑफ ए इज 15i। एक्सेलेरेशन ऑफ ए जो है ये ब्लॉक है ए, और ये है बी। एक्सेलेरेशन ऑफ आई इज 15i, तो ये हो जाएगा 15i कैप। अच्छा, एक्स आई कैप अलग है डायरेक्शन, ये जो है एक्स एंड वाई गिवन है, तो हम आई कैप, अब ए एंड बी और ऐसे एक्स एंड वाई, तो इसमें 15i कैप, 15i कैप, और ये क्या है 15j कैप, 15j कैप। बताओ अभी कैसे करेंगे? देन एक्सेलेरेशन ऑफ बी, एक्सेलेरेशन ऑफ बी बताना है। Acceleration in the given figure, acceleration then the acceleration of b, a remains in contact with b। acceleration of b, जो भी होगा, ये b का जो भी एक्सेलेरेशन होगा, अगर मूव भी कर रहा होगा तो ये तो इसी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जा रहा होगा ना। कंस्ट्रेंट को याद करो, कंस्ट्रेंट, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। इसका एक्सेलेरेशन हमने मान लिया ऐसे, a मान लिया, तो जो भी दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होंगे उनका कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल मस्ट बी सेम, अगर वो कांटेक्ट में होते हैं। तो क्या यहाँ पे ये 15 है इस ब्लॉक का, ये भी 15 है, क्या इन दोनों के कंपोनेंट ले सकते हैं? हाँ, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 15 साइन 37, और इधर क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल है तो ये 53 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37, तो यहाँ से हो जाएगा 15 कॉस 37, और इसका एक्सेलेरेशन है ए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको अगर कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा एंड साइन थीटा, तो यहाँ से ये आ जाएगा ए साइन 37 डिग्री। तो नेट एक्सेलेरेशन जो है इसका सेम होना चाहिए, तो इस पार्टिकल का क्या एक्सेलेरेशन है इसके अलोंग? 15 साइन 37 माइनस 15 कॉस 37, इट इज द रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन ऑफ ए नॉर्मल टू बी, और दूसरे का एक्सेलेरेशन क्या है पर कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग ए साइन 37, ए साइन 37, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे, तो ये तो हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा 0.6, तो 0.2, तो 15 इंटू 0.2, और ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू ए इंटू 0.6, तो ये मुझे लग रहा है ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5, सो ए इज इक्वल टू -5 आई कैप। समझ पाए? कंस्ट्रेंट रिलेशन, दो एक्सेलेरेशन को रिलेट करना है, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट के पॉइंट है स्ट्रिंग से होगा सरफेस से होगा, बस
बहुत सारे होंगे, वर्चुअल वर्क करना है, सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट वाले होंगे तो हम डिस्प्लेस करके देख लेंगे। क्यों? सर इसके पहले क्वेश्चन में n प्लस एम एस साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। यस सर। आवाज कुछ आ नहीं रही, ये समझ गया ये कंस्ट्रेंट? अच्छा, इसके बाद एक और है, इसके बाद जो है ये है, ये क्वेश्चन है 26, क्वेश्चन नंबर 26 में है, ये ब्लॉक है, ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ से ये ऐसे है, और ये ऐसे है। ये ऐसे है, और एक ब्लॉक यहाँ पे सी भी है। तो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी ये गिवन है, जल्दी से सोचना है। क्या एबीसी के एक्सलेशन में कुछ रिलेट कर सकते हो? कंस्ट्रेंट डिस्प्लेसमेंट से सोचो जल्दी से। इसको थोड़ा सा मान लो शिफ्ट कर दिया एक्स ए, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया एक्स सी, कितनी स्ट्रिंग लूज हुई? एक्स ए प्लस एक्स सी। ये अगर मूव करता है एक्स बी, तो इसको कितनी स्ट्रिंग चाहिए होगी? यहाँ से एक्स बी चाहिए होगा, यहाँ से एक्स बी चाहिए होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2xb इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स सी। आई बात समझ में? इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे, 2ab इज इक्वल टू ए प्लस ए सी प्लस ए सी। अब जो डायरेक्शन तुमने एज्यूम किया है, अगर एक्चुअल में उसके अपोजिट दिया हुआ है, जैसे इसमें क्वेश्चन में ये मार्क किया हुआ है कि a block AC starts from the rest, moves to the right with the acceleration a is equal to 12t। जो acceleration of A है it is 12t और इसी डायरेक्शन में है। acceleration of C AC is equal to 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये इसी डायरेक्शन में तुमने एज्यूम किया, ऐसे उसको पुट कर दोगे माइनस। देन द टाइम व्हेन द ब्लॉक B comes to rest। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे? 2ab, AB हमने तो डाउन ही माना है, तो ये लिख लेते ए हमारे डायरेक्शन के हिसाब से 12t, और ये है 3, बोला 3 इधर जा रहा है, हमने लिया इधर, तो इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा -3, 12t -3। तो यहाँ से आ गया AB इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ B इज इक्वल टू 60। अब बताओ रेस्ट कब होगा भाई, ये बताना है। रेस्ट में कब आएगा? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द टाइम व्हेन द ब्लॉक बी अगेन कम्स टू रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और फिर से कब रेस्ट में आएगा? तो ये बी का जो एक्सेलेरेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy/dt। ये वैसे गलत हो गया ना, 3/2 है। dy/dt से वेलोसिटी इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा कितना? 60²/2 हो जाएगा, ये 3t²। इसको इंटीग्रेट करेंगे -3/2t। ठीक है, वेलोसिटी जीरो कब कब है? t जीरो पे है। दूसरा कब जीरो है? 2 सेकेंड पे। नहीं, क्यों? 3t - 3/2 इक्वल टू 0। तो पहले तो t इक्वल टू 0 पे दिया था, रेस्ट से ये स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो फिर से कब रेस्ट पे आएगा? तो इसको इक्वेट कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 सेकेंड। इक्वेशन लिखना है, कंस्ट्रेंट डिस्प्लेसमेंट से कर लिया, टेंशन से कहोगे तो टेंशन से तो सर हुआ नहीं कुछ। अरे टेंशन से कर लो, टेंशन टेंशन डबल टेंशन। ठीक है, टेंशन टेंशन डबल टेंशन, ये हो जाएगा T.A, T.AA, T.C, T.AC इज इक्वल टू
अच्छा, नेट का सम जीरो करना है तो क्या यहाँ पे दोनों एंटी पैरेलल हैं, 2t और x भी, यस, 2t इंटू ए बी इक्वल टू जीरो। सेम इक्वेशन आ गया ये। कैसे भी करो, वो तुम्हारे मन की आंखों से तुम्हें देखना है। सर ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 2t माइनस 3। ये है कंस्ट्रेंट में। अब वही काइनेमेटिक्स के बोलेगा कि बोल दिया कि जीरो रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लॉक बी। क्या करना है, कुछ नहीं, बेकार वेलोसिटी दिया हुआ है, फिर से उसको dx बाई dt कर दो, dx बाई dt कर दो, और वहां से t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड कर लो। तो एक्सेलरेशन एक बार आ गया तो फिर बाकी सारी चीजें तुम्हारी काइनेमेटिक्स वाली हैं, कुछ भी नया नहीं है। तो सारा कुछ क्यूमुलेटिव है, ऐसा नहीं कि काइनेमेटिक्स का सिर्फ काइनेमेटिक्स तक, आगे भी अप्लाई होगा। सर और भी कुछ डाउट आपको भेजा था सर उसमें। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है, 37 है, इसका आंसर देना भी। सत्य प्रकाश को तो डाउट है मान लो। रश्मि ये बताओ, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी से ये नेचुरल लेंथ पे है और इनको रिलीज किया जा रहा है 2m and m. Held two blocks A and B of m and 2m respectively are held in a such a way that the spring is in natural length. Find out the acceleration of both the blocks just after release. Just after release. स्प्रिंग में कितना फोर्स होगा अगर नेचुरल लेंथ पे है तो जीरो। स्प्रिंग का फोर्स जीरो होगा, तो अगर जीरो होगा तो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, जीरो होगा। स्प्रिंग में टेंशन जीरो, तो यहाँ पे भी टेंशन जीरो, तो इसका क्या हो जाएगा 2mg, और यहाँ पे mg, दोनों का एक्सेलेरेशन होगा g और g डाउनवर्ड। समझे? सर समझ में नहीं आया। फोर्स ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, ये बात ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, डिफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। डिफॉर्मेशन जीरो है, स्प्रिंग फोर्स जीरो है। हम इसका ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम। इधर से स्प्रिंग फोर्स जीरो और यहां से mg। अब इस स्प्रिंग में अगर देखेंगे तो यहां से देखोगे कि ये स्प्रिंग में इस साइड से यहाँ पे ये टेंशन टी है, मान लेते हैं स्ट्रिंग में टेंशन टी है, और यहाँ से जीरो है, तो यहाँ से इक्वेट करोगे तो ये स्ट्रिंग में भी टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन होता है, तो ये जीरो है। तो ये 2m का भी अगर देखोगे तो क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स, 0 and 2mg। तो ये हो जाएगा टोटल फोर्स बाय मास 2mg/2m। तो इसका भी हो जाएगा g डाउनवर्ड और इसका भी हो जाएगा g डाउनवर्ड। अभी आया समझ में? क्यों नहीं? यस सर। हाँ, और फिर इसमें 6 एक क्वेश्चन है, उसमें है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन, ऐसा बोल सकते हैं कि ये है इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल जो है वो है 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री प्लेन का। और प्लेन की ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, line of greatest slope. A small marble is projected with the velocity 10 meter per second in direction 45 in the horizontal y direction, इसमें calculate magnitude of after 2 सेकेंड। ऐसे इस प्लेन के ये 45 डिग्री पे, यहाँ पे 45 डिग्री पे, तो अगर मान लो हम इसको देखते हैं इसकी वेलोसिटी को, और वो वेलोसिटी दिया ही हुआ है कितना, प्रोजेक्टेड विद 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। हम मान लो टॉप से देखते हैं, हम टॉप से देखने की कोशिश करते हैं। टॉप से अगर देखते हैं तो हमें ये दिखाई देगा प्लेन, प्लेन में दिखाई देगी ये वेलोसिटी,
ये हो जाएगा 10 cos 45 5√2 और इधर भी हो जाएगा 5√2। एक्सेलरेशन देखते हैं तो इसका तो एम जी डाउनवर्ड होगा, जी डाउनवर्ड, तो जी कॉस थीटा जी साइन थीटा, मतलब वो भी 10 है, तो ये हो जाएगा 5√2। समझ रहे हो? वो एक्सेलरेशन इस पार्टिकल के ऊपर कैसे हो, दो है ना, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक अलोंग द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो हमें दिखेगा ही नहीं, वो किधर होगा, डाउन द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये कौन सा प्लेन है, हम इंक्लाइन प्लेन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर देख रहे हैं, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मान लो ये है इंक्लाइन प्लेन, तो हम ऐसे परपेंडिकुलर अगर देखते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर देखने में ये 5√2 है, 5√2, और एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन है इसका जी साइन 30, मतलब ये जी साइन 45, ये भी हो जाएगा 5√2। ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। क्या इसके अलावा कोई एक्सेलेरेशन है, नहीं, तो यह चेंज होगा नहीं, इसके अलावा ये कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, ये कंपोनेंट। तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v = u + 80 5√2 माइनस 5√2, एक्सेलेरेशन है डाउनवर्ड इंटू 2, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी -5√2। तो -5√2 का मतलब है ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे नीचे आने लगेगा, नीचे ऐसे। तो y कंपोनेंट हो जाएगा -5√2, x कंपोनेंट सेम रहेगा 5√2, स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, आंसर रहेगा 10 मीटर पर सेकंड, ये ऑप्शन रहेगा 3। हुआ क्लियर? नेक्स्ट दिया हुआ इन ऑर्डर टू, इस टाइप का क्वेश्चन अभी एक दो बताता मैं। मैन या मंकी उंकी के ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन आता है। इरोडोव अगर देखोगे तो उसमें भी इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट पे है। ये दिया हुआ है कि ये कोई मैन है, ये मैन है ऐसे। अ मैन in order to raise a mass 10 kg, 100 kg, 100 kg, a man of mass 60 kg, इसका mass है 60 kg, fastens a rope to it and passes over the pulley. He climbs the rope with acceleration 5g/4. He climbs, ये जो है climb कर रहा है ऐसे, relative to the rope के respect में, then tension in the rope is, ये rope के respect में climb कर रहा है, तो ऐसे सोचो कि रोप को होल्ड कर रहा होगा ना अपने हैंड से, अपने हैंड से होल्ड कर रहा होगा, तो इसके ग्रिप और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन होगा। या फिर ऐसे समझ लो, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये मैन है और ये है, ये टेंशन टी है, ये रोप के रिस्पेक्ट में जा रहा है, और मान लिया ब्लॉक जा रहा है किसी एक्सलेशन से, मान लिया अपवर्ड जा रहा है ब्लॉक, तो ये रोप के रिस्पेक्ट में जा रहा है ऊपर और रोप के साथ साथ जा रहा है नीचे। व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो नेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम डाउनवर्ड मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, a - 5g/4। रिलेटिव वेलोसिटी रोप के रेस्पेक्ट में ऊपर गया, रोप के साथ साथ नीचे आया, नेट हमने मान लिया कि नीचे है, और ये कितना है 60, 60 का मतलब है 600। ए ब्लॉक के लिए यहाँ पे टेंशन तो टी डिनोट कर देंगे, यहाँ पे भी टेंशन क्या है, टी है, और यहाँ पे 1000। इक्वेशन क्या हो जाएगा, t - 1000 इज इक्वल टू 10 100 इंटू ए, और इधर क्या होगा, इधर हमने डाउनवर्ड लिया है 600 माइनस टी इज इक्वल टू 60 a - 5g/4। ये दोनों ऐड होंगे, ये कितना आ जाएगा, -400 इज इक्वल टू 100a प्लस 60a माइनस 60 इंटू 5g/4, तो ये हो जाएगा 15 कुछ आ रहा है आंसर, 75 750, तो ये 160a is equal to 15g minus 400, sorry 75g
तो 750 हुआ माइनस 350, ए इज इक्वल टू 350/160। ये तो आ गया एक्सेलेरेशन। हमें पूछा हुआ टेंशन, फाइंड द टेंशन इन द रोप। कहीं पे भी इसकी वैल्यू पुट कर दो। टी इज इक्वल टू 1000 प्लस 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500/16। हाँ, अरे ज़्यादा आ रहा है यार कुछ, कहीं गड़बड़ हो। सर हाँ, सर ये a-5g/4 कैसे किए? a-5g/4 with acceleration he climbs the rope with acceleration 5g/4 relative to the rope। मतलब रोप के रेस्पेक्ट में, रोप के सर ये रेस्पेक्ट। क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन ओके है कि दिस मैन क्लाइम्स अप विद एक्सलेशन 5/4 रिलेटिव टू दिस। तो इसके रेस्पेक्ट में वो स्लिप कर रहा है। तो इसमें तो यार ये कुछ गलत हो गया मुझे लग रहा है, कैलकुलेशन कुछ हो गया। क्या आंसर आ रहा है एक बार देखते हैं इसको।